नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम यूजीसी नेट जून 2023 का जो अपना एग्जाम हुआ था समाजशास्त्र का, उसके सेकंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम कुल 50 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं, तो आज जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि इनके सही आंसर क्या है और मेरिट है वो किस प्रकार से जा सकती है, क्योंकि जब हम पूरा पेपर देख लेते हैं तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथ साथ में मैं उन प्रश्नों पे भी चर्चा करूंगा जो आगे आ सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आसान लगते हैं लेकिन उनके साथ एक दो प्रश्न ऐसे छिपे होते हैं जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, तो उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर मैनपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज हाजिर हैं आपके सामने ये कुछ बचे हुए प्रश्न लेकर। प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है। पारण, अब पारण आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हिंदी का क्या ये जो है, क्योंकि अंग्रेजी का अनुवाद किया हुआ है और अंग्रेजी का जब अनुवाद करते हैं तो भारत के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, लेकिन बाद में मैंने सर्च किया तो इसका मिला कि उपवास रखते हैं तो उस दूसरे दिन जब उपवास या खाना खाते हैं तो उस भोजन को क्या कहते हैं, पारण कहते हैं। तो पारण की कोई बात नहीं, अगर पारण आपको नहीं पता तो भी काम चलेगा। आगे क्या है, रस्म। अब रस्म से हम समझ सकते हैं कि रस्म क्या चीज होती है, रस्म क्यों निभाई जाती है, कब रस्में हैं वो की जाती है। तो जब रस्म होगी तो कोई समारोह होगा, रीति रिवाज होंगे और उसके प्रतीक होंगे। ये सब क्या है, अनौपचारिक है। और राज्य है वो क्या है, एक औपचारिक संस्था है। तो राज्य इससे पारण की रस्म से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 2, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। सदरलैंड ने किसके बारे में कहा, तो सदरलैंड ने स्पेदपोस अपराध, व्हाइट कॉलर अपराध, क्राइम की चर्चा की। हावर्ड बेकर ने चरस या गांजा व्यसनी पे इनका अध्ययन रहा है। WF व्हाइट ने जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की चर्चा की इन्होंने, और ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको की मलिन बस्तियों और गरीबी की अवधारणा दी है। जो गरीबी की संस्कृति है ये इसी अध्ययन के आधार पे इनके द्वारा दी गई है, ऑस्कर लेविस के जरिए द्वारा। पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए क्लासें हैं वो रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि हर सोमवार और हर गुरुवार को क्लासें हो, इसके अलावा भी हो, लेकिन वीक में कम से कम 2 क्लासें तो रहे, ताकि हम जितने भी कंपटीशन आने वाले हैं, जैसे कि अभी MP टेट का आने वाला है, MP सेट आने वाला है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है, UGC नेट दिसंबर 2023 है, तो इनसे रिलेटेड है वो आपकी सहायता हो सके। प्रश्न नंबर 53 है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक किनकी कीर्ति है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक है वो विलियम जे गुड्डे के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा, विलियम जे गुड्डे के द्वारा। ये महिलावादी विचारक हैं, बेटी फ्रेडन और सियोन दा बुआ। आगे है, साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है। जब हम इंटरव्यू करते हैं, हम जब साक्षात्कार विधि से प्राथमिक डेटा एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं, तब उसके क्या गुण होते हैं। तो क्या गुण होंगे कि ये किसी मात्रात्मक, देखो सामाजिक अनुसंधान को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या डेटा को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक में जैसे अनुसूची है, प्रश्नावली है, ये आ जाते हैं जिनसे मात्रा का ज्ञान होता है। लेकिन इंटरव्यू जब हम कर लेते हैं, साक्षात्कार किसी के सामने बैठते हैं, तब वो गुणात्मक अध्ययन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यह व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पे इंटरव्यू नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इसमें समय और धन बहुत ज़्यादा लगता है। तो बहुत गहन अध्ययन होता है लेकिन संक्षिप्त अध्ययन होता है, बड़े लेवल पे हम इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो गहन जरूर होता है लेकिन व्यापक नहीं होता है, सीमित क्षेत्र में ही होता है। यह अमूर्त
व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन के लिए प्रभावी विधि है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों, अप्रत्याशित यानी जो सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, उन गुणों की पहचान है वो साक्षात्कार विधि में की जा सकती है। तो सही आंसर होगा सी एवं डी। आगे है सामाजिक सर्वेक्षण में। अब की बार जो नेट का एग्जाम आया है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले जब मैंने 2012-13 में नेट के एग्जाम दिए थे और जब मैं अभी 1 साल पहले जब ऑनलाइन वीडियोस में आया था, तब मैंने नेट के पेपर देखे थे और मुझे लगा कि बहुत मुश्किल काम हो गया है। और रियलिटी में ये भी है कि उस दौर से आज नेट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने 1 साल समाजशास्त्र को पढ़ा है, मुझे लगता है कि बहुत आसान है यूजीसी नेट। क्या है? बहुत आसान है। चाहे कैसे भी लैंग्वेज आ जाए, थोड़े से जो ट्रांसलेट की प्रॉब्लम ज़रूर आती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आ जाए, हम अच्छे तरीके से यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। और मैं ये अब दावा कर सकता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोज़ ही देखते हैं, अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दिसंबर का जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो इस बेस पे आप क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। प्रश्न नंबर 55 है, प्रश्नावली इनका करना है कि सही जो उत्तर है उनका चयन करना है। प्रश्नावली और संरचनाबद्ध साक्षात्कार की विधियां आंकड़ों के संकलन करने के लिए प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। चयनित प्रतिदृश्य से मानकीकृत सूचना संबंधित जनसमूह के निरूपक के रूप में संकलित की जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जो हमारी प्रश्नावली है और संरचनाबद्ध साक्षात्कार, और ये साक्षात्कार भी 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और असंरचनात्मक। तो संरचनात्मक में भी ज़्यादा कोई गुंजाइश बचती नहीं है, गहनता नहीं बचती है, तो वो कुछ ना प्रश्नावली और अनुसूची के बराबर ही हो जाता है। चयनित प्रतिदृश्य यानी जो सैंपलिंग है से मानकीकृत सूचना संबंधित जन समूह के निरूपक के रूप में, यानी जो भी सूचना है वो उस जन समूह के निरूपक के रूप में संकलित की जाती है। प्रतिदृश्य यानी सैंपलिंग के सभी सदस्यों से विविध प्रश्न समुच्चय पूछकर मानकीकृत सूचना प्राप्त की जाती है। प्रतिदृश्य के सभी सदस्यों से विविध प्रश्न समुच्चय पूछकर मानकीकृत, तो इसमें ये सी इसका नहीं होगा। विविध प्रश्न ना पूछकर एक प्रश्न, बिल्कुल सूची है, वही प्रश्न पूछे इसमें जाते हैं। प्रतिदृश्य में सम्मिलित सभी सदस्यों से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली एक बार बनती है और जितने भी सैंपलिंग है, जितने भी प्रतिदर्शन निदर्शन में जो इकाइयां आई है, उनसे एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विविध प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक से ये प्रश्न पूछा, किसी दूसरे से और कोई प्रश्न पूछ लिया, सभी से एक जैसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और सामाजिक संरक्षण से विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक दोनों सदृश्य अंतर्भूत किए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो सी को छोड़कर सारे के सारे इसके आंसर सही है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन है वो हर्शल और पॉपर है। क्या है? हर्शल और पॉपर। शास्त्रार्थ मीमांसा, शास्त्रार्थ मीमांसा शब्द आपके लिए हो सकता है नया हो। अनेक प्रकार की मीमांसा होती है जिसमें ज्ञान का हम विश्लेषण करते हैं, चीरफाड़ करते हैं। तो ये एक मूल रूप से दर्शन शास्त्रीय विधि है। क्या है? दर्शन शास्त्रीय विधि है। तो आपको पता होगा कि हर्शल एक दर्शन शास्त्री है, ना कि एक समाजशास्त्री है। इन्होंने जो प्रघटना शास्त्र दिया था वो दर्शन शास्त्र में दिया था। अल्फ्रेड सूज समाजशास्त्र में उसको लेके आए थे, और पॉपर के विचार भी इन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो डी और ई इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 है, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पूर्वा या खेड़ा,
खेड़ा है वो गांव की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में क्या होता है, नगर आता है। क्या आता है, नगर आता है। लेकिन यहाँ एक डाउट है जो मुझे लग रहा है कि जो यूजीसी ने आंसर की जारी की है वो गलत जारी की है इस प्रश्न के अंदर, क्योंकि ये जो है हिंदी में वो मैंने लिखा है। प्रश्न जो आया था नगरीय एल्गोमेरेशन, ये आया था। क्या था, नगरीय एल्गोमेरेशन ही आया था। अब जब ये ट्रांसलेट करते हैं या तो उसको पूरा कर दें या उसको पूरा ही ना करें। अब एक शब्द का तो इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, अर्बन का तो नगरीय कर दिया, लेकिन एग्लोमेरेशन है वो ज्यों का त्यों छोड़ दिया, इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया, तो इसे हम जैसे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, संकुलन। संकुलन का तात्पर्य होता है कि बहुत सारे नगर, जैसे ग्रेटर बम्बई है तो उसमें बहुत सारे नगर आ जाते हैं, समूहन आ जाता है। क्या आ जाता है, समूहन आ जाता है। तो समूहन में क्या होता है कि आसपास के जो नगर होते हैं, जो उपनगर होते हैं, वो उससे जुड़ जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर नोएडा, गुड़गांव आ चुके हैं, फरीदाबाद आ चुका है। इसी प्रकार से बहुत जो बड़े बड़े महानगर हैं, महानगर हैं, उनमें ये आ जाता है। लेकिन इसका जो अगर हम समूहन की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा नगर हो जाता है और सबसे बाद में आ जाता है, ये मेगापोलिस के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें संकुलन की, तब इसका बी 2 नंबर पे आ सकता है। तो मेरा तो आंसर यही होगा कि पहले नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे नगर आएगा, फिर 3 नंबर पर महानगर आएगा, उसके बाद में ये आगे आएंगे। लेकिन यूजीसी ने क्या सही माना है, पहला पूर्वा, उसके बाद में 2 नंबर पे नगरीय एल्गोमेरेशन, फिर नगर, फिर महानगर, फिर मेगापोलिस। इस प्रकार से ABDCE को सही क्रम में व्यवस्थित किया है। आगे है, स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबंधित होती है। स्त्रीवादी जो घरेलू हिंसा है उससे क्या प्रतिबंधित होती है, तो इससे क्या होती कि जो लैंगिक असमानताएं हैं वो प्रतिबंधित हो जाएगी, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब लैंगिक समानता आएगी, और ये सब कानून किस लिए बनाए जा रहे हैं, लैंगिक समानता के लिए बनाए जा रहे हैं। महिलाओं की द्वितीयक स्थिति यानी ये भी असमानता ही है, तो ये भी इससे प्रतिबंधित हो जाएगी। पितृ सत्ता भी प्रतिबंधित हो जाएगी, यहाँ पे पुरुषों की सत्ता नहीं, बराबरी की बात चलेगी। तो ये सब समानता पर आधारित है, ये तीनों इससे प्रतिबंधित होंगे। बच्चों की शिक्षा इससे प्रतिबंधित कहाँ होगी, और विज्ञापन इससे प्रतिबंधित कहाँ होंगे, तो ABC इसके सही आंसर है। आगे है प्रश्न नंबर 59 किन का तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। तो धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, इमाइल दुर्खिम ने दिया था। किसने दिया था, इमाइल दुर्खिम ने दिया था। और विस्तृत व्याख्या इन्होंने की थी अपनी पुस्तक जो 1912 में आई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप। और एक इनकी पुस्तक और थी, एजुकेशन एंड सोसाइटी। कौन सी थी, एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार सत्ता के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा रूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है। परंपरागत, इन्होंने जो प्राधिकार है, सत्ता है, उसके कई प्रकार बताए थे। मुख्य रूप से 3 प्रकार इन्होंने बताए थे, जिनमें से एक था परंपरागत सत्ता। क्या था, परंपरागत सत्ता, परंपराओं के द्वारा। हमारा पिता सामंतवाद यानी राजा टाइप ही हो गया, जो परंपराओं के जरिए होता था। पुश्तैनीवाद, ये भी परंपराओं की बात है। नौकरशाही है, नौकरशाही में परंपरागत प्राधिकार नहीं चलता है। इसमें कौन सा प्राधिकार चलता है, इसमें वैधानिक प्राधिकार चलता है। किस प्रकार का प्राधिकार सत्ता चाहिए इसके लिए, वैधानिक सत्ता इसके लिए आवश्यक है। तो एक पिता की परंपराओं के जरिए किसी जाति के नेतृत्वकर्ता की या जाति पंचायतों की, ये सब परंपरागत सत्ता है। गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है, गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है। तो इसमें 2 है,
असीम गरीबी और सापेक्ष गरीबी। कौन कौन से है? असीम गरीबी और सापेक्ष गरीबी, अधिशेष गरीबी और अप्रचलित गरीबी। ये शास्त्रीय धारणा में नहीं और गरीबी की धारणा में भी इनका कम प्रयोग किया जाता है। एक होता है निरपेक्ष हो गई और एक सापेक्ष हो गई। क्या होगी? निरपेक्ष और सापेक्ष। असीम यानी बगैर किसी की तुलना की गरीबी, अनलिमिटेड। प्रश्न नंबर 62 है कि किन सिद्धांतवेताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? किसने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से समाज में परिवर्तन आता है? तो ये तो देखो इमाइल दुर्खिम तो है ही है। कौन है? इमाइल दुर्खिम है, जिन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी और मुख्य रूप से जनसंख्या के नैतिक गणों में वृद्धि होगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, समाज में परिवर्तन आएगा, समाज परंपरा जो यांत्रिक समाज है वो सामयिक समाज की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी जनसंख्या वृद्धि के साथ समाज के परिवर्तन को जोड़ा है और उन्होंने ये जो अवस्थाएं बताई थी उनका संबंध कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि से है। तो ए और सी, मार्क्स और दुर्खिम, इसके सही आंसर होंगे। दूसरे सिद्धांतवेता है, उन्होंने पार्सन्स ने सिद्धांत दिए। पार्सन्स ने तो सिद्धांत जरूर दिए हैं, कोई विशेष क्षेत्रीय अध्ययन इन्होंने या सामाजिक लेवल पे आखिर इन्होंने अध्ययन नहीं किए हैं। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। रिटजर की पुस्तक है मैकडोनालाइजेशन, टोनीज है गेमाइनसेफ्ट और गेसेलसेफ्ट, वालरस्टीन है आधुनिक विश्व व्यवस्था और बर्थ है जातीय समूह और सीमाएं। अब मैं प्रश्न बता रहा था ना कि आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो ये चीजें तो आपको पता थी, ये भी आपको पता होगी और ये भी आपको पता होगी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगी कि एफ बार्थ ने जातीय समूह की अवधारणाएं दी है। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और आगामी 1-2 साल के अंदर ये आपको दोबारा देखने को मिलेगा। आगे है प्रश्न नंबर 64। शोध के निम्नलिखित चरणों को प्रारंभ से अंतिम चरण में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखो कहते हैं कि रिसर्च वाले बड़े मुश्किल है और मुझे भी रिसर्च वाले बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अब की बार जो रिसर्च वाले क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है। क्या है? बहुत आसान है। तो कुछ छोड़ देते हैं कि रिसर्च वाले तो अपने बस की बात नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मान लिया तो हार, जीत लिया तो या ठान लिया तो जीत है। तो जीत अपने को माननी है, अपने को ठानना है, हार नहीं माननी है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो कितना आसान है। साहित्य की समीक्षा क्या करेंगे? अगर रिसर्च हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम समस्या को देखते हैं। रिसर्च करनी किस पे है? कोई टॉपिक तो डिसाइड करेंगे ना। जब टॉपिक डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद उससे संबंधित साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर तथ्य यानी आंकड़े है वो संग्रहित करेंगे और फिर में अंत के अंदर संदर्भ सूची, ग्रंथ सूची है वो दी जाती है। तो ये इसका हो जाएगा DACB। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किए हैं? तो मिशेल फूको लिख देते हैं या माइकल फूको लिख देते हैं। इन्होंने शक्ति की विशेष तौर से बात की है, पावर की। इन्होंने पावर की बात है वो की है, पावर विमर्श, शक्ति विमर्श की चर्चा इन्होंने मुख्य रूप से की है। आगे है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार विवेचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? तो ये देखो मर्डोक और पार्सन्स, ये तो प्रकार्यात्मक है ही है, ये तो प्रकार्यवादी है ही है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद संरचनात्मक रूप से मुख्य रूप से मर्डोक ने किया है और पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से परिवार की विवेचना की है। तो ए और बी तो इसके सही आंसर होंगे ही होंगे। अब आता है तो इसमें जो सेरी बी ओर्टनर है वो नहीं है। बेल ने भी प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से परिवार की विवेचना की है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि नॉर्मल W बेल भी प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं, क्योंकि
ये दो तो क्लियर था, तो ए और बी इन दो ऑप्शन में, अगर एक में होता तो हमारा आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब दो में आ रहा है तो 50-50 चांस बन जाते हैं अपने कि या ये होगा या ये होगा, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आगे के लिए नोट कर लीजिए, काम में आएगा। आगे है 67, पार्सन्स के मत सामाजिक व्यवस्था में क्या सम्मिलित है। पार्सन्स ने जो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है। इन्होंने 4 चीज़ों को शामिल किया है। कितने को? 4 को। एक्शन, लक्ष्य, परिस्थितियाँ और साधन या माध्यम। क्या करते? एक्शन, लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, गोल क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, साधन यानी माध्यम क्या है, मान्यताएं कोई मायने नहीं रखती है। मान्यताओं का क्या है? मान्यताएं तो बदलती रहती है। तो ये ए बी सी ई, डी नहीं है। क्या नहीं है? डी इसका आंसर नहीं होगा। आगे है प्रश्न नंबर 68, मार्क्सवादी पूंजी की जैविक संरचना में से किसका परिकल्पन किया जाता है। तो स्थिर पूंजी, अधिवेश पूंजी, स्थिर पूंजी, परिवर्त्य पूंजी। तो इसका सही आंसर है स्थिर पूंजी और परिवर्त्य पूंजी होगा। आगे है प्रश्न नंबर 69, 69, हमें बताना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी, जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात जो समाज की सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज की सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप है वो एक रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये किसने कहा है? ये मेलोवंस्की ने कहा है। किन्होंने कहा? मेलोवंस्की ने कहा। आगे है 70 नंबर, निम्न में से किस पक्षों या आयामों पे डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण, वैश्विक बहस, वाद विवाद को विभाजित नहीं किया है। तो ये थोड़ा नया है, अलग हटकर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सी और ई। सी और ई, प्रविधि तंत्र, टेक्नोक्रेसी और अवैश्वीकरण करता, हाइपो ग्लोबलाइजर, ये 2 अवधारणा इन्होंने दी है डेविड हेल्ड। तो डेविड हेल्ड के बारे में भी अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की। तो ये तो बहुत इजी है, लेविस कोजर का तो नाम हम हर बार सुनते हैं, लेकिन मैंने जो डेरेनडोर्फ का वीडियो डाला है उसमें साथ में सिमेल के बारे में भी चर्चा की है। जॉर्ज सिमेल एक संघर्षवादी जो विचारधारा है उसको प्रारंभ करने का श्रेय है वो जॉर्ज सिमेल को जाते हैं, और इन्होंने भी संघर्ष के प्रकारों पे चर्चा की है। तो लुइस कोजर और जॉर्ज सिमेल, तो सी और ई, सी और ई सही आंसर हो जाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किन्होंने एकटक देखने, गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निःशब्द भाषा माना है। तो ये मिशेल फुको ने माना है। किसको? एकटक देखना, मौखिक भाषा, निःशब्द, जिसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग है वो किया जाता है। आगे है 73, निम्नलिखित में से किसने जनसंचार माध्यम से वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है, जो पुस्तक है, वो कौन है? उसके लेखक मैकलुहान है। कौन है? मैकलुहान ने वैश्विक गांव की अवधारणा दी। तो ये तो हम काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। आगे है नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? तो मसीहा आंदोलन और पुनर्जीवन आंदोलन। नव धार्मिक क्या है? नव धार्मिक यानी नए प्रकार के आंदोलन। तो इस प्रकार के जो नए प्रकार के आंदोलन है उसमें क्या होता है? मसीहा। मसीहा से तात्पर्य है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। क्या करता है? आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। हमने देखा जो दक्षिण भारत है
उनमें जो धार्मिक आंदोलन थे, उनका जो मसीहा आंदोलन थे, मुख्य रूप से उनके जो लीडर थे वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और पुनर्जीवन आंदोलन यानी ये जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो ए और बी इनका सही आंसर होगा। अगर आप यूजीसी नेट या किसी और प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल कीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हैं तो वो सैद्धांतिक नॉलेज होता है, और जब हम प्रश्नों को हल करते हैं वो क्या होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो व्यवहारिक नॉलेज होती है। तो सैद्धांतिक नॉलेज और व्यवहारिक नॉलेज में बहुत फर्क होता है। जो व्यवहारिक होता है ना वही दुनिया में चल पाता है, और जो सैद्धांतिक होता है ना वो अपने सिद्धांतों को ले के बैठे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमें व्यवहारिक भी हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बगैर प्रैक्टिकल के व्यवहारिकता, सैद्धांतिक तौर पे हम कोई सिद्धांत देंगे तो उसमें कोई कमियां जरूर होगी, और वो कमियां तभी पूरी होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल कीजिए। और हमारा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से। लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो पे। सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है, तो वहाँ हम पेड और फ्री भी कंटेंट है वो उपलब्ध करवाते हैं। कुछ टेस्ट आपको वहाँ पे फ्री में भी उपलब्ध रहेंगे। प्रश्न नंबर 75 है, किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो देखो, इमाइल दुर्खी मैंने क्या कहा, नैतिकता और शिक्षा पे इन्होंने, ये मूल रूप से फ्रांस की नैतिक एक अधिकारी चुने गए थे। क्या थे? इमाइल दुर्खी में वो फ्रांस में नैतिक अधिकारी की जिम्मेवारी इनको दी गई थी। तो नैतिकता पे काफ़ी कुछ लिखा है, और एजुकेशन तो इनका रहा ही रहा है, और इसके साथ में है जे डेवी। इन दोनों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंधों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इन पे। प्रश्न नंबर 76 है कि इन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं को की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है। पवित्र वस्तुओं से संबंधित धर्म क्या है? पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। टोटम है वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, समाज में उसका मान सम्मान इसलिए है क्योंकि उसको पवित्र बना दिया गया। नारियल खाने की वस्तु है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? पवित्र वस्तु बना दिया। अब ये पवित्र वस्तु बनाने से क्या होता है कि ऑल इंडिया के अंदर नारियल को पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये प्रथा है वो एक जैसी हो गई है। तो इनकी एकीकृत प्रणाली को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो इमाइल दुर्खिम इसका हम सही आंसर मान सकते हैं। बाकी धर्म तो पवित्रता से ही संबंधित होती है, और सारे लोग कहीं ना कहीं पवित्रता से ही बात करते हैं, लेकिन धर्म की जब परिभाषा देखते हैं तब इमाइल दुर्खिम ज़्यादा सही आंसर होगा। सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? तो बेरियर एल्विन के द्वारा लिखित है। आगे है मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र, वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मिनोटूअर की अवधारणा किसने दी? एंटी मिनोटूअर की अवधारणा किसने दी? गोल्डनर ने। किन्होंने दी? गोल्डनर ने दी। तो ये भी कई बार आ चुका है, पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई एग्जाम के अंदर। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि समाज में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। कालक्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले स्थायी बंदोबस्त या व्यवस्था की गई कर की, फिर जब विरोध किया गया तो भूमि सुधार किए गए, भूमि सुधार से भी लोग है हुए, उसके बाद में हरित क्रांति आई और फिर किसान आंदोलन आया। अब यहाँ एक बात देखने वाली है, इन्होंने कहा कि कालक्रम को सुव्यवस्थित कीजिए।
अब देखो, जब किसान आंदोलन की हम बात करते हैं, हरित क्रांति का तो दौर देखो हमने पता है कि 1967 के लगभग है, लेकिन जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो बहुत पहले हो गई थी और आज तक जारी है। 18वीं शताब्दी में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो हो चुकी थी और अभी 21वीं शताब्दी में भी किसान आंदोलन होते हैं। तो अब इनको किस जगह रखेंगे आप? ये बड़ा विवाद का विषय है और इस पे आपत्ति है वो लगाई जा सकती है। किसान आंदोलन कब नहीं हुए? किसान आंदोलन अभी 2 साल पहले भी हुआ था। कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाएं, तो इन्होंने कोई ऐसा भी नहीं कहा कि आज़ादी से पहले के बारे में बताना है या आज़ादी के बाद के बारे में बताना है। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो भी देखो 1947-48 के अंदर आंदोलन हुए थे, 1966 के अंदर नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था, हरित क्रांति तो उसके बाद हुई थी और कुछ किसान आंदोलन थे जिनसे हरित क्रांति पहले हुई थी। तो ये एक विवाद का विषय हो सकता है। बाकी DACB इसका सही आंसर है वो माना गया है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न है वो डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। डिलीट करना पड़ेगा अगर आपत्ति लगाई गई है तो। मैं लेट हो गया, कह रहा हूँ 1 महीने से बहुत बिजी था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, केवल 2 वीडियोस में 1 महीने में ही बना पाया और ये भी मुझे तत्काल ही करना चाहिए था, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि जब भी आंसर की आएगी तब तुरंत इसका समाधान है किया जाए। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नलिखित संकल्पनाओं को व्यवस्थित कीजिए। अब इनको सही क्रम में डिसाइड करना है। सब शोषण की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। तार्किकता की मैक्स वेबर ने दी। एकता की दुर्खिम ने दी और प्रत्यक्षवाद कॉम्टे ने दिया। तो अब इनको व्यवस्थित रूप से करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? कॉम्टे आएंगे, फिर मार्क्स आएंगे, फिर दुर्खिम आएंगे, फिर मैक्स वेबर आएंगे। तो ये इनका कालक्रम होगा। आगे है 81। निम्नलिखित में से किस प्रतिचयन प्रकार को चिन्हित कीजिए जिससे अनुमानित सांख्यिकीय अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती? सांख्यिकीय प्रतिचयन, प्रतिचयन यानी सैंपलिंग, निदर्शन। इसलिए हमें हमेशा जो टर्म्स है उनका अगर अंग्रेजी में पता हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सैंपलिंग एक है, लेकिन जब हम इसके हिंदी अनुवाद करते हैं तो परिकल्पना उसको बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं। प्रतिचयन, प्रतिदर्श, बहुत पता नहीं किन किन नाम से भी, अभी कुछ ऐसे और भी आ सकते हैं जो हमने आवाज़ तक सुने नहीं है। तो ये देखो, अब इसमें चलो आप छोड़ दो इसको, लेकिन अब इन 4 ऑप्शन को देखो। चारों में क्या होता है? सैंपलिंग 2 प्रकार की होती है, एक देव और एक अदेव। तो देव जो है उसमें ये आता है स्त्रीकरण और ये, लेकिन जो प्रयोजन मूलक होता है वो इन तीनों से अलग है, इन तीनों से अलग है। तो सांख्यिकीय विधि है इसमें प्रयुक्त नहीं होती। सैंपलिंग जब हम लेंगे तो हमें सांख्यिकीय विधि लेनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि कितने टोटल समग्र में कितनी इकाइयाँ हैं और कितनों का सैंपलिंग हमने लेना है। 5% लेना है, 10% लेना है। जब प्रयोजन मूलक लेते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है। प्रश्न नंबर 82, धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या, धर्म का प्रभाव कम होना, धर्म में समानता का व्यवहार होना। तो औद्योगिक समाज, संस्कृति का आधुनिकीकरण, बहुलीकरण, ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या है। अपराधीकरण और हास्याकरण से धर्म का कोई संबंध नहीं होता है। ये धर्मनिरपेक्ष में भी हो सकते हैं और धार्मिक समाजों में भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक समाज का उदय होगा धर्मनिरपेक्षता बढ़ती जाएगी। प्रश्न नंबर 83, एरिक आर वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्व अपेक्षाएं है। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, हमने ये एरिक के बारे में बहुत कम पढ़ा है। तो ए, भूमिधर मध्यम कृषक, पूर्व अपेक्षाएं भी, कोई अगर विद्रोह होता है, लगातार अगर विद्रोह चलता है तो उसकी पूर्व अपेक्षाएं क्या है?
कैसी कंडीशन होगी जिससे किसान आंदोलन है वो लंबे समय तक चले। तो एक है भूमिधर मध्यम कृषक, उच्च कृषक नहीं करते हैं आंदोलन, ना ही छोटे वाले करते हैं। छोटे वाले होते हैं वो इतने भूखे होते हैं कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, और बड़े कृषक होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम हो या ज़्यादा हो, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मध्यम वाले भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के सीमांत, वही बात आ गई, दूसरे में भी यही कह रहा है कि जो भूस्वामी के बाहर जो सीमांत और परिधीय क्षेत्र के कृषक है वो, और कृषक श्रमिक है वो भी नहीं करेंगे, और समृद्ध किसान है वो भी नहीं करेंगे। तो मध्यम वर्ग वाले और जो भूस्वामी के नियंत्रण से बाहर छोटे सीमांत किसान हैं वही लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं, भूखा नहीं कर सकता, और बहुत बड़े हैं वो भी नहीं कर सकते। तो आंदोलन हमेशा किसने किए हैं? मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। अब ये है कथन है दो। कथन एक है कि द्वंद्वात्मक और प्रकार्यात्मक सैद्धांतिक विश्लेषण में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज साम्यता की प्रणाली नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से समन्वित तत्वों की अस्पष्ट धुंधली संरचना है, जिन्हें अन्य तत्वों के अधीन रखकर कुछ तत्वों के परपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संरचना में अंतर विरोध और अन्यांतरिक अंतर विरोधों के माध्यम से स्वयं ही परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। आगे है मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन अमान्य प्रकार्य कहलाते हैं। अमान्य जिनको मान्यता नहीं मिलती है तो प्रकार्य कहलाते हैं। अब देखो प्रकार्य क्या है। प्रकार्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार्य प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ये क्या है? अप्रकार्य। ये प्रकार्य नहीं है, ये क्या है? अप्रकार्य। और ये सुक्रिय, ये भी नहीं है। तो दोनों में आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अभिप्रायहीन या अमान्य जो हम नहीं चाहते हैं वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष प्रकार्य होते हैं। आगे है 86 एंथनी गिडेंस के कार्यों के कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो ये मैंने गिडेंस पे वीडियोस बनाया था, उनमें उनकी जितनी भी पुस्तकें थी उन सब पे चर्चा की थी, तो आप वहाँ से इसको सही है वो, और भी हो सकता है कभी इन फ्यूचर और भी आ जाए। तो हमें आज के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो पुस्तकें लिखी है उनका कालक्रम भी अपने को याद होना चाहिए। तो उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 के अंदर लिखी थी, फिर उनके बाद में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी लिखी थी, फिर द थर्ड वे और द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट। ये इनकी पुस्तकों का सही कालक्रम है। आगे है प्रश्न नंबर 87 द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल है। कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये भी जो महिला आंदोलन है उन पे मैंने इस पे चर्चा की है। इन पुस्तकों पे जो जितने भी पुस्तकें हैं नारीवादी आंदोलन से संबंधित उन सब को वहाँ पे मैंने बताया है। उत्पादन की प्रणाली की चर्चा में मालिक किसान और मजदूर, मालिक किसान और मजदूर के रूप में खेतीहर वर्ग को किसने विभाजित किया? तो डेनियल थॉर्नर ने। किन्होंने किया? डेनियल थॉर्नर ने। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामाजिक अंतर्गतता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? कार्ल मैनहिन ने की थी। प्रश्न नंबर 90 है विश्व व्यवस्था। ये पहले भी आ चुका है, वालेटिना है, इसी पेपरों में पहले ये आ चुका है। फोर्डवाद हेनरी फोर्ड है, वर्स्टेहन मैक्स वेबर है, और वर्चस्व ग्रामसी हो जाएगा। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। तो ये तो सामान्य कुछ प्रश्न थे। आजकल पिछले 2-3 सालों से यूजीसी ने एक पैटर्न में कुछ एक दो पैराग्राफ देते हैं, उनसे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इजी है, ये सबसे इजी है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर हम समय देते हैं, मेहनत करते हैं तो मुश्किल नहीं है,
आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन पूरे समर्पण भाव के साथ तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आपकी बात हो रही है, आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 91 से 95 है, वो इस पैराग्राफ से दिए गए हैं। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसके आंसर भी ध्यान से हो जाएंगे। ग्रामीण जाति की प्रमुख विशेषता खाद्यान्न उत्पाद और स्थानीय आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं के प्रदान करने हेतु गाँव में रह रहे विभिन्न जाति उपशाखाओं का एक साथ संगठित होना है। ग्रामीण जाति की प्रमुख विशेषता, ग्रामीण जाति तो गांव में जाति होती है, वो क्या होता है, उनमें वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान करने की एक व्यवस्था होती है जो विभिन्न जातियों और उनकी उपशाखाओं के रूप में संगठित होती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसमें दो लोग होते हैं, एक वस्तु देने वाले और एक सेवा देने वाले, वस्तु का और सेवाएं प्रदान करने वाले। तो वस्तु कौन देता है और सेवाएं कौन देता है? तो इसमें क्या होता है, एक भूस्वामी होते हैं, ज़्यादातर किसान होते हैं, और इनके अलावा लुहार, बढ़ई, कुम्हेर, तेली, नाई, धोबी, पुजारी या कृषि श्रमिक होते हैं। तो ये लोग होते हैं। इन लोगों का जो भूस्वामी होते हैं उनके साथ दीर्घकालीन सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन सहजीवी संबंध होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं। विलियम वाइजर ने ये अवधारणा दी थी। तो दो विभिन्न जातियों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जजमानी प्रथा कहलाती है। तो इसमें जो भूस्वामी होता है, वो जो शिल्पकार जातियां होती है, इनको, इनके मुखियाओं को फसल कटाई के बाद में भूसा या पुआल, भूसा या पुआल यानी हरा चारा या सूखा चारा सहित अनाज है, वो निश्चित मात्रा में प्रदान करता है। पूरे साल ये वहाँ काम करते हैं और अंत में किसान के जब फसलें होती है तो वो नाई को, धोबी को, कुम्हार को, इन सब को अनाज और अन्य वस्तुएं हैं वो प्रदान करते हैं। वो सेवाएं प्रदान करते हैं, वो वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो ये कृषि वर्ष होता है, वैसे नहीं होता। जब अप्रैल के अंदर गेहूं की कटाई की बात होती है तब ये आदान प्रदान है वो होता है। अब इससे क्या होता है कि ये जो संबंध होते हैं ना, जजमानी संबंध, ये लंबे समय तक चले रहते हैं और भूस्वामी तब तक कामगार को अपने पास रखता है जब तक वो कोई गलती ना कर दे, और कामगार भी बिना किसी गंभीर कारण के अपने मालिक को बदल नहीं सकता। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये संबंध है वो संरक्षक और ग्राहक का बन जाता है। तो वो खेतों में कार्य करते हैं और वो उनको वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो ये विरासत बन जाती है। क्या है? विरासत में ही प्राप्त हो जाते हैं। जो उनके पिता के यहाँ काम करते थे उनके आगे करते रहते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो विरासत में ये प्राप्त होता है। तो ये क्या है? अंतर जाति या अंतर पारिवारिक संबंध बन जाता है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी और बहुत सारी लाभ भी है। अब प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, ग्रामीण स्तर पर जाति व्यवस्था के स्तर पर बंधी हुई है। तो ये किस पे बंधी हुई है? ये उत्पादन पे बंधी हुई है। क्या है? उत्पादन पर। अब देखो, संप्रेषणात्मक तो अलग चीज होगी, आत्म सात्मीकरण अलग हो गया, वस्तुओं का पन्नीकरण। पन्नीकरण में क्या होता है कि वस्तुओं का मुद्राकरण हो जाता है, वो नगद लेन देन पे चल पड़ते हैं। तो उत्पादन व्यवस्था पे ये संबंध आधारित होते हैं। पहली लाइन में उत्पादन आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति समूह खालिस्तान के लिए एक साथ संगठित होते हैं। तो किसके लिए संगठित होते हैं? सामाजिक समागम में समरूपता के लिए। ये लाइन भी आई थी। प्रश्न नंबर 93 में, निम्नलिखित में से किसका ब्लैक मिथ, यानी जैसे ये सुंदर है, जैसी सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी संबंध होते हैं, तो इनके संबंध है वो किसके साथ स्थायी होते हैं? भूस्वामी के साथ होते हैं। किसके साथ? भूस्वामी के साथ होते हैं। 94, सेवा प्रदाता कार्य करने के बाद अनाज आदि प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जजमानी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? जजमानी प्रथा कहते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के 5 प्रश्न का एक पैराग्राफ और था जो मैं नहीं
किया मैंने, क्योंकि ये इसमें मेन चीज़ यही होती है कि आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझें। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसे लगी ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कुछ क्लासें अभी मेरी बाकी है, उनको मैं धीरे धीरे अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा, 1 महीना तो बीत गया, और फिर जब हम एक बार ले खो देते हैं तो दोबारा ले बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को बीच में रोकना मत कभी भी, निरंतरता होनी चाहिए। आज के दौर में सफलता के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? निरंतरता ज़रूरी है। अगर एक बार हमारी ले टूट गई तो उसको, गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है ना, तो कल्पना कीजिए कि उसको पटरी पे लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए बिजी थे, और बीच में अब फिर एक बार ले है वो बनने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब छोड़ दीजिए। अगर हम 2-3 दिन में कभी शादी के लिए चले जाते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है वो बाधित होती है। तो निरंतरता बनाए रखना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। जब एग्ज़ाम के लास्ट में 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें सब कुछ छोड़ देना है अपने को, तब जाकर हमारी तपस्या पूरी होगी और हमें ईश्वर, यानी जो हम कुछ पाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।